हेलो बच्चों, इफ़ यू आर जेई 2027 एस्पिरेंट्स और आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो, किसी भी रीज़न से अगर आपकी प्रिपरेशन जेई की प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं चल रही है तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, डेफिनेटली इस वीडियो में हमें कुछ टाइम इन्वेस्ट करना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, उनका अटेंशन स्पैन इतना छोटा हो चुका होता है कि वो जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए वो बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, बहुत जगह से जैसे बोलते हैं सलाह लेने की कोशिश करेंगे, एक एक दो दो मिनट के शॉर्ट्स देखेंगे, जो उनका कंबाइंड टाइम होगा वो इससे बहुत ज़्यादा होगा। बट वो एक चीज़ को लग के टोटल लॉजिक समझने की कोशिश नहीं करेंगे, नहीं, इसीलिए ऐसी बहुत मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ ऐसा होता है। इसीलिए जब रिजल्ट आता है तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट की तरफ वो खड़े होते हैं, मतलब नॉन सेलेक्टेड लॉट में खड़े होते हैं, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस का बहुत अभाव होता है। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए जो IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आई वुड से कि दिस इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग योर हाफ एन आवर और 1 आवर इन दिस वीडियो एंड इट कैन सेव योर, जिसे बोलते हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स एंड इवन इट कैन सेव योर सिलेक्शन। तो लेट्स गो। सबसे पहले हम इस बात की बात करते हैं कि इस वीडियो के फ्लो हम क्या रखेंगे, क्या क्या चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले फॉर होम दिस वीडियो इज रेलेवेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक प्राइमरी आइडिया मैंने दे ही दिया है कि जो बच्चा 11th में पढ़ रहा है और किसी भी रीजन से जो उसका जेई का प्रिपरेशन है वो अच्छा नहीं चल रहा है। सेकेंड पॉइंट वी विल डिस्कस, इज इट पॉसिबल टू पुट प्रिपरेशन ऑन ट्रैक, मतलब क्योंकि अभी काफ़ी मेजर पोर्शन 11th का जा चुका है, लगभग 11th के एंड पे आ गए, तो इज इट पॉसिबल कि हम अपनी प्रिपरेशन को वापस ट्रैक पे ले आए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर थॉट्स, तो फूड फॉर थॉट वी विल बी डिस्कसिंग कि हमें क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में और होनी चाहिए जो हो सकता है कि हमारे दिमाग में अभी ना हो, आगे चल के वो धीरे धीरे आएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन विद कंपटीशन, हम फ्री में कैसे पढ़ सकते हैं, एंड पेड कोर्स जो हमारा प्रखर इंटीग्रेटेड है उसकी हेल्प से कैसे स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में आई विल बी डिस्कशन। देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्शन प्लान, कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो किसी भी तरह का हो, हैंड्स ऑनवर्ड्स आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि जो बचा हुआ टाइम है प्लस जो आपका पोटेंशियल है उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कॉमन मिस्टेक्स ऑफ द एस्पिरेंट्स। आई हैव बीन टीचिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 24 ईयर्स, तो इस दौरान मैंने हजारों बच्चों को देखा है, हर रैंक ब्रैकेट में बच्चों को देखा है, टॉप 10 भी, टॉप 1000, टॉप 100, ठीक है, टॉप 10,000, टॉप 1 लाख या टॉप 10 लाख, हर तरह के बच्चों को देखा है। एंड आई सीन कि वो बच्चे क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या उनके दिमाग में गलत परसेप्शंस होते हैं जिनकी वजह से उनकी रैंक सफ़र होती है या सिलेक्शन सफ़र होता है, उसके बारे में आई विल टॉक अबाउट। देन कोर्स फीचर ऑफ प्रखर इंटीग्रेटेड, जो हमारा प्रखर इंटीग्रेटेड बैच है। इंटीग्रेटेड का मतलब यह है कि इसके अंदर 11th प्लस 12th का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ताकि किसी भी रीजन से अगर बच्चे का प्रिपरेशन अभी तक पूरा हैफ हैजर्ड है तो एक सिस्टमैटिक वे में पूरा कोर्स को कवर किया जा सके, ताकि 2027 के अंदर जो भी उस बच्चे का पोटेंशियल है उसके हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक लाई जा सके। देन लास्ट में आई विल टॉक अबाउट वाई कंपटीशन, कि कंपटीशन आपको कैसे एज देता है ओवर अदर इंस्टीट्यूट और अदर ऑप्शंस, और आप में बेस्ट पॉसिबल रैंक कैसे ला सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फॉर होम दिस वीडियो। सबसे पहले कुछ बच्चे 11th में ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने अभी प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं किया हो, क्योंकि काफ़ी जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स ये बोलते हैं कि पहले 11वीं 12वीं कर और उसके बाद ड्रॉप लेना, क्योंकि उनको ये आइडिया नहीं होता है कि प्रिपरेशन कितना ज़्यादा टफ है, कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। और कॉम्पिटिटिव ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव बनाया गया है, ये बच्चे मेहनत कर करके उसके कॉम्पिटिशन के लेवल को इतना ऊपर उठा चुके हैं कि बाकी बच्चों को उस ब्रैकेट में पहुंचने के लिए उन्हीं बच्चों के बराबर मेहनत करना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज नॉट लाइक सम परसेंटेज मार्क जैसा बोर्ड में होता है कि 75% से ऊपर आ गया तो हम बोलते हैं डिस्टिंक्शन आ गई उसके, पहले हम ऐसे वर्ड यूज करते थे, अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ रिलेटिव है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स आर फिक्स्ड, जो इसका सिलेक्शन रेशियो है दैट इज लेस देन 2%। तो अगर एक सेट ऑफ बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस 2% को फिल कर देते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दैट ब्रैकेट, तो आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। जो बच्चे वहाँ पे पहुँच रहे हैं उनका IQ भी अच्छा है, प्लस वो नंबर ऑफ आवर्स की मेहनत भी कर रहे हैं, तो आपको भी उससे मैच करना पड़ेगा। देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। तो 11th में आने के बाद काफ़ी बच्चों को ये रियलाइजेशन होता है कि उन्होंने मिस्टेक कर दिया है कि अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है। एंड वन कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि 11th और 12th का जो 2 साल का पीरियड है उसमें कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, सेम IQ का बच्चा 13th में जाके और अप्रैल के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट करके जब उसका 12th का आएगा तो उसके पास सेम चीज को कवर करने के लिए हार्डली 6-7 मंथ होगा। अच्छा, कहने के लिए जो जेई का प्रिपरेशन है वो CBSE के कोर्स के बेसिस पे ही होता है, बट ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नोज कि CBSE में मार्क्स लेना काफ़ी ईजी है, क्योंकि एक सेट पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं,
हम पिछले अगर 5-10 साल के पेपर करें तो वी विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन बोर्ड एग्जामिनेशन, बट इन जेई इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे पूरा फोकस हमारा अंडरस्टैंडिंग पे होता है। इसलिए जो बच्चा बोर्ड में बहुत अच्छा भी कर रहा होता है, उसको जब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को समझ समझ के करना होता है। तो ऐसे बच्चे का मतलब अज्ञानता की वजह से, पेरेंट की अज्ञानता भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि उनको किसी ने सलाह दी होगी पहले 11th-12th पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि 11th-12th का जो टाइम है, इतना जो बड़ा टाइम है जहां पे वो अपनी प्रिपरेशन को करके काफ़ी स्मूथ बना सकता था, और काफ़ी जैसे बोलते हैं ना कि एक सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन कर सकता था। क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं हमें बहुत सारा वजन उठाना है, और उस वजन उठाने के लिए मान लिया आपको 200 किलो आपको एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस करना है। अगर मेरे को मान लिया 20 मंथ्स में करना है तो एवरी मंथ आई हैव टू डिस्प्लेस 10 केजीज। विजा विज अगर मेरे को 7 मंथ के अंदर करना है तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब 3 गुना लोड उठाना पड़ेगा एवरी मंथ, देन दैट बिकम्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो जो बच्चा 11th और 12th में प्रिपरेशन नहीं कर रहा है वो सीधा 13 में प्रिपरेशन करेगा, वो काफ़ी प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में उसके जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। जो जैस काफ़ी बच्चों को जो ये चीज़ रियलाइज़ होती है तो दे वांट टू स्टार्ट, क्योंकि अभी से लेकर 12th तक का भी जो टाइम है वो भी एक बहुत क्रूशियल पीरियड है, उसमें भी काफ़ी मंथ्स हैं जहाँ पे बच्चा अपनी प्रिपरेशन को एक किक स्टार्ट दे सकता है, एक अच्छी हेल्दी स्टार्ट दे सकता है। देन वो बच्चे जो 11th का र्यून हो गया किसी भी वजह से, कि रॉन्ग इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन हो गया, बहुत सारी जगह इंस्टीट्यूट बंद हो गया है, बहुत सारी जगह जो फैकल्टी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो छोड़ के चला जाता है, इस तरह के ऑफलाइन में हर तरह की दिक्कतें आती हैं। तो इसमें बच्चे का कोई जिसे बोलते हैं कि फॉल्ट नहीं है, ही इज़ रेडी टू स्टडी, उसने काफ़ी मेहनत भी किया है, बट समहाउ जो इंस्टीट्यूट है उनकी वजह से उनको दिक्कत हो रहा है, या फिर काफ़ी बच्चों को जैसे प्रिपरेशन में इतना ज़्यादा लोड होता है, लगातार आपको पढ़ना पड़ता है 10 से 12 घंटे डेली, और वो भी हैवी मेंटल एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती है, उससे काफ़ी बच्चे सिक भी हो जाते हैं, क्योंकि अपने स्वास्थ्य पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो सिकनेस की वजह से भी कोर्स पूरा हैफेजर्ड हो जाता है, और वो फिर पुरानी चीज़ों को कवर करने में उसका टाइम वेस्ट होता चला जाता है, अगली वाली चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो उसी सर्किल में फंस के रह जाते हैं। तो उसकी वजह से भी काफ़ी बच्चों की प्रिपरेशन ड्यून हो जाती है। नॉट एबल टू कोप अप विद 3 सब्जेक्ट्स, काफ़ी बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि वो 2 सब्जेक्ट संभालते हैं तो तीसरा फिसल जाता है, तो दे आर नॉट एबल टू प्रायोरिटाइज द थिंग्स, और चीज़ों को एक लीनियरली, जैसे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं छोड़ना, बिकॉज बच्चों का जो आईक्यू लेवल है, जो रिसेप्टिविटी है, वो भी अलग अलग होती है, प्लस टाइम की अवेलेबिलिटी भी अलग अलग होती है। किसी बच्चे को स्कूल डेली 6 दिन जाना पड़ता है, किसी को 5 दिन जाना पड़ता है, किसी का जो स्कूल है वो दूर है, वहाँ पे उसको आने जाने में और एक्स्ट्रा 2-3 घंटे लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को सेम स्टडी मटेरियल वैसे कहने के लिए दिया जाता है, बट ऐसा बच्चा, उसको ये नहीं पता होता कि मेरे पास जो अवेलेबल टाइम है उसमें से मेरे को क्या क्या चीज़ करना जिसे बोलते हैं ना कि अनिवार्य है, कि ये चीज़ तो मेरी फिनिश ही होनी चाहिए। उसकी वजह से बच्चा लगातार मेहनत करते हुए भी दे आर नॉट एबल टू कोप अप। देन काफ़ी बच्चों का, जैसे हमने बोला कि टाइम वेस्ट हो जाता है नॉन सीरियसनेस की वजह से, ये भी एक बहुत बड़ा चंक है कि बच्चे लाइटली लेते हैं कि हाँ हो जाएगी प्रिपरेशन, क्योंकि 10th तक ऐसा होता है काफ़ी बच्चों को जो शार्प माइंडेड होते हैं उनको ऐसा होता है कि लास्ट 1-2 महीने में पढ़ के भी दे कैन क्रैक 90% प्लस। तो वो जब एटीट्यूड जब यहाँ पे वो कैरी करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है पढ़ लेंगे बाद में, तो चीज़ें हाथ से फिसलती चली जाती है, बिकॉज यहाँ एवरीडे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका जो यूज़ है वो नेक्स्ट डे होगा, तो आपका हर चीज़ आपकी सॉलिड होनी चाहिए, तो उसकी वजह से भी उनकी प्रिपरेशन खराब हो जाती है। तो जब तक उनको रियलाइज़ होता है, जब तक वो उनको ये समझ में आता है कि अब मेरे को इस हैफेजर्ड जो भी विशियस सर्किल से बाहर निकलने के लिए मेरे को सिस्टमैटिक वे में एक बार दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो फिर काफ़ी लेट हो चुका होता है। तो अभी भी अगर कोई बच्चा संभल जाता है, सब उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा जो अभी तक प्रिपरेशन है, एंड आई नीड टू रीसेट, दे विल बी एबल टू मेक इट। देन स्टडिंग इन 12th बट नॉट प्रिपेयर्ड, कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं, और जैसे मैंने बोला कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, या कुछ बच्चे भी खुद सोचते हैं कि मैं इतना लोड ले नहीं सकता, मैं सीधा 13th में जाऊंगा और तब ड्रॉप लूंगा। तो दे शुड ऑल्सो रियलाइज कि जब आप 13th में जाओगे तो और ज़्यादा लोड आएगा, और 13th में ऐसा नहीं कि प्योर जो 13th वाले बच्चे उनका अलग से कोटा है, उनको बाकी सभी बच्चों के साथ कंपीट करना होगा। 13th में आपके साथ 13th में भी वो बच्चा बैठा होगा जिसने 11th-12th में प्रिपरेशन किया होगा, सेम आईक्यू का बच्चा है, तो वो आपसे पहले से माइल्स अहेड है, तो उस टाइम पे इट विल बिकम इंक्रीजिंगली वेरी डिफिकल्ट। तो इवन इफ कोई बच्चा ने अगर तक अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है, उसका बोर्ड का सिलेबस ठीक ठाक हो रखा है, तो अभी से लेके और जो ड्रॉप ईयर है, मतलब 2026 में उसका बोर्ड का एग्जाम होगा 12th का, उसके बाद वो प्रिपरेशन स्टार्ट होगा, तभी भी ये जो 4-5 महीना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है
तो हम ये बोल सकते हैं कि उसको लगभग 1.5 गुना टाइम ज़्यादा मिलेगा। ये ठीक है, विजा विज जो बच्चा अप्रैल में स्टार्ट करता है प्रिपरेशन और जो बच्चा अभी से करता है उसको लगभग 1.6 से 1.7 टाइम ज़्यादा टाइम मिलेगा अपनी प्रिपरेशन को करने के लिए। तो ऐसे बच्चे भी इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। नाउ स्टार्ट। Is it possible to put preparation on the track in the remaining time? तो of course I will say कि that is very much possible, but we have to do something different। जो अभी तक हम करते चले आ रहे हैं, जो भी हमने दिक्कतें फेस की हैं या भी जो भी हमारा मेंटल मेकअप रहा है, उसमें हमें एक बदलाव लाने की जरूरत है। सबसे पहले तो मेरे को एक मेंटल मेकअप करना पड़ेगा कि आई शुड बी रेडी फॉर हार्ड वर्किंग, आई शुड स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल यूट्यूब पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि उसमें से करेक्ट इन्फॉर्मेशन को निकालना एक बहुत बड़ी टास्क है। बहुत सारे बच्चे इसी साइकिल में फंस के अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, पूरे साल वो वेस्ट करते रहते हैं बिकॉज दे कीप लुकिंग फॉर शॉर्टकट। यू शुड अंडरस्टैंड कि एक आपके ही IQ का बच्चा डेली 10 से 12 घंटे पढ़ रहा है और आप अगर उससे शॉर्टकट मार के उससे आगे नहीं जा सकते। ये ठीक है, बाकी जो भी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना कि क्लिक बेट वाली चीज़ हो गई या शॉर्टकट वाली चीज़ हो गई कि हम ऐसे कर लें तो भी हम उसी लेवल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो बिल्कुल गलत बात है। अगर आप कोई भी शॉर्टकट ले रहे हो, ठीक है, दो चीज़ हो गया। एक तो मेरे पास जो अवेलेबल टाइम है उसमें बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, एक ये चीज़ हो गया कि मैं मेरे को पता है कि अभी से लेके अगले दिसंबर तक कोर्स फिनिश होगा, उसमें से मैं और 4 महीने वेस्ट कर दूं तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो अगर मान लिया मैंने कोई शॉर्टकट लिया और जो मेरे पास अवेलेबल मान लिया 13-14 मंथ है, उनमें से मैंने 7 मंथ का ही यूज़ किया फॉर एग्जाम्पल, और तो भी सिलेक्शन हो गया, तो दैट डज नॉट मीन कि ये कोई ब्रावो वाला काम है। हो सकता है कि जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो हाईली कॉम्प्रोमाइज हुआ हो सकता है कि जो आपका IQ है वो 500 रैंक लाने का हो और आपको 5000 रैंक आया हो। IIT JEE में ऑफकोर्स इट ऑल्सो मैटर्स कि आपकी जो रैंक है उसी से आपका जो ब्रांच है, जो IIT है कि पहली 7 IITs हैं या बाकी नई वाली IITs हैं, वो भी सब डिसाइड होता है। तो डेफिनेटली एक जो प्लेटफॉर्म, अगर आपको बेटर प्लेटफॉर्म मिला है तो वहाँ से आपके सक्सेस के चांस थोड़े से बेटर हो जाते हैं। डेफिनेटली आगे लाइफ में आपको ईजी पड़ता है। और ब्रांच का तो काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ जाता है कि आपकी 30-40 साल का जो प्रोफेशनल कैरियर है वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि किस ब्रांच से आपने किया है। तो सबसे पहले मेंटल मेकअप हमारा होना चाहिए कि हार्ड वर्क के लिए हम तैयार हैं, कोई शॉर्टकट नहीं लेना है। लगातार जैसे बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके साथ मेरे को compete करना है, उसी के साथ मेरे को भी 10-12 घंटे डेली पढ़ना होगा, मेहनत करना सीखना होगा अगर अभी तक नहीं सीखा है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। एक वीडियो ऐसा आपको मिल सकता है कि जहाँ पे लाखों व्यूज़ हैं, जहाँ पे ये बताया गया है कि आप 5 घंटे में कैसे पढ़ सकते हो, एंड यू विल सी कि वहाँ पे लाखों व्यूज़ है। तो आई विल से कि IIT JEE में हज़ारों की संख्या में तो लोगों का सिलेक्शन होगा जो IIT और NITs में जाएंगे, और लाखों बच्चे ऐसे होंगे कि जो नहीं जाएंगे, जो किसी प्राइवेट कॉलेज में ढूंढ रहे होंगे, या बहुत सारे लोग BSc कर रहे होंगे। तो केवल किसी वीडियो पे बहुत ज़्यादा नंबर का होना ये नहीं दिखाता कि वो सही बात बोली जा रही है। हो सकता है कि वो इसीलिए वो वीडियो ऐसे बनाया गया है कि जो बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये ठीक है, उनको आकर्षित करने के लिए बनाया गया। अदरवाइज मेहनत करने वाला बच्चा वैसे वीडियो देख नहीं रहा होगा, पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट को इन्फोर्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर आपके सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में ही गड़बड़ है तो आपका हार्डवेयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। डेफिनेटली दिस वी शुड अंडरस्टैंड। सेकंड थिंग, आज की डेट में एक बहुत बड़ा दिक्कत है अटेंशन स्पैन प्रॉब्लम। ये ठीक है, मतलब बच्चों को रील्स देखने की आदत हो गई है, इतनी सारी जगह से उन्हें ज्ञान लेने की आदत हो गई कि थोड़ा सा भी उन्हें दिक्कत हो, उन्होंने तुरंत अपना स्ट्रैटेजी चेंज करके, जैसे बोलते हैं फ्रॉग जंप मारा, दूसरी चीज़ पे चालू हो गए। अटेंशन स्पेन में बच्चे ये बोलते हैं कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाता। यू शुड अंडरस्टैंड कि जो JEE का पेपर है वो 3 घंटे का एट ए स्ट्रेच एक पेपर आएगा। उस पेपर में भी आपकी जो मेंटल परफॉर्मेंस है वो पीक पे होनी चाहिए। तो आपको 3 घंटे के, आपको 5-6 घंटे लगातार सिटिंग की आदत होनी चाहिए। तो इसमें मैंने कुछ कुछ देखा है कि कुछ सोशल मीडिया पे पीपल विल बी गिविंग ज्ञान कि आजकल बच्चों का ये दिक्कत है, अटेंशन स्पैन नहीं हो पाता है। इसलिए हमने इसका जो क्योर निकाला है वो ये है कि वीडियो छोटे कर दिए, या फिर हमने जिसे बोलते हैं कि वन शॉट में सब कुछ समझा दिया, छोटा सा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट कट कर दिया, जो भी हमारा कोर्स है उसको डाइल्यूट कर दिया। ये सोल्यूशन नहीं है। मतलब अगर किसी के अंदर अटेंशन स्पैन की दिक्कत है और कोई बच्चा ये बोल पाता है कि मैं 1 घंटे से ज़्यादा में अटेंशन ही नहीं दे पाता, तो उस बच्चे को ये सब जानना चाहिए कि फिर तो तेरे को बीमारी है, तेरे को ये बीमारी क्योर करनी पड़ेगी।
वी शुड नॉट टेल हिम कि ये दिस इज परफेक्टली फाइन, आजकल लोगों में ये बीमारी होती है, ऐसा कुछ नहीं। पहले उसे वो बीमारी को क्योर करना पड़ेगा, तभी जाके वो आगे सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज ही इज वेस्टिंग हिज टाइम। मतलब अभी भले ही उसे सुनने में अच्छा लगे कि अच्छा मेरे साथ नहीं है, 100 लोगों के और भी साथ दिक्कत है, तो देखो जैसा मैंने बोला कि लाखों बच्चे जेई का एग्जाम देते हैं बट बहुत सारे बच्चे बाहर ही बैठे रहते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चों को दिक्कत है तो दैट विंडिकेट्स माई प्रॉब्लम के ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को दिक्कत है वो भी बाहर बैठे होंगे, हम भी बाहर बैठे होंगे। दिस वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चा, मतलब जब अब बच्चा पेपर में बैठता है तो उसको तो ये लगता है कि अभी तो 1 ही घंटा हुआ है, जबकि 3 घंटे का पेपर होने वाला होता है। उसका इतना ज़्यादा फोकस होता है पेपर के अंदर कि उसको लगता है कि टाइम ऐसे भाग रहा है। तो अटेंशन हमें उस स्पैन तक उस जगह तक ले जाने की हम डेली 3-3, 4-4 घंटे की 1-2 सिटिंग लगा सकते हैं, एक नहीं 2-3 सिटिंग लगा सके, ठीक है। तब जाके हमारा, क्योंकि जो आईआईटी जेई का एग्जाम है, स्पेशली जब आप एडवांस की तरफ जाओगे तो एक क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। और जैसे जैसे हम धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ते हैं उसकी डेप्थ की एनालिसिस में उतरते हैं, ये ठीक है। एनालिसिस जब हम और ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा डेप्थ में उतरते हैं तो हमें सारा कुछ इधर उधर का पूरा भूलना होता है। बहुत सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली दिमाग में ध्यान में रखना पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि इतने सारे पैटर्न्स होते हैं, इतने सारे मैनिपुलेशंस होते हैं, वो अचानक दिमाग में नहीं आ जाएगा। तो ऐसे ही बच्चे जिनको ऊपर ऊपर से पढ़ने की आदत होती है, उनका फिर क्वेश्चन को उनको सोल्यूशन भी समझ में नहीं आता। क्वेश्चन तो समझना तो छोड़ो, उनको सोल्यूशन भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनको डीप में एनालिसिस करना आता ही नहीं है। तो अगर किसी को इसकी दिक्कत है तो आई विल से कि इसका जो प्राइम कॉज है वो ऑफकोर्स नेट सर्फिंग है। नेट सर्फिंग को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। नेट अगर हम यूज़ करें तो केवल पढ़ाई के लिए यूज़ करें, और कोई भी स्ट्रेटजी कुछ नहीं। सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम क्योर करनी पड़ेगी, तभी जाके आगे कुछ होगा। नेक्स्ट आई विल से कि नो भैया दीदी शॉर्टकट। जैसा मैंने बोला कि आज की डेट में व्यूज़ के लिए बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोग एडवाइस देते रहते हैं। वन शुड एबल टू अंडरस्टैंड कि जेई में अगर हम एडवांस की बात करें तो 15-16 हज़ार सीट्स हैं, और अगर हम एनआईटीज़ को भी मिला लें तो लगभग 30-40 हज़ार सीट्स हमारे पास ऐसी हैं जो हम टॉप कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच की सीट्स मान सकते हैं। तो इन सीट्स को भरने के लिए जो बच्चे आते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस आता है कि जो टॉप 10 में बच्चा आ रहा है उसके मार्क्स और जो टॉप 10,000 में उसके मार्क्स 50% तक ड्रॉप हो जाते हैं। तो देयर इज़ ए ह्यूज वेरिएशन उसमें। अब बच्चों का जो जैसे बोलते हैं रिसेप्टिविटी लेवल है, जो उनके सोचने का तरीका है, बहुत सारे और भी जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चा सभी को एक ही तरह की दवाई दी जा सकती है सभी रोगों के लिए। सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, और इसको टैकल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द ओनली वन हु इज एक्सपीरियंस, बट काफ़ी इंस्टीट्यूट में यू विल फाइंड कि जो टीचर्स हैं जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 10-20 साल का, उन्होंने बहुत सारे बैचेस को देख रखा है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बच्चों को देख रखा है, और उन्होंने उनका रिजल्ट भी देख रखा है। मतलब उन्होंने पूरी साइकिल वो देख रखी है। काफ़ी बच्चों के साथ इंटरेक्शन है जिनको पढ़ाया है, ये ठीक है। एक तो होता है हमारा अजम्पशन कि ऐसा होता होगा, ऐसे हुआ होगा, तो ये और एक्चुअल में जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आई विल से कि ये जो चीज़ है ये काफ़ी बच्चों को मिसगाइड करते हैं, और मिसगाइड ऐसे नहीं कोई जानबूझ के करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो इंजीनियरिंग कॉलेज में, मान लिया पढ़ रहा हो, 3rd-4th ईयर में पढ़ रहा हो, या फिर 1-2 साल पहले उसने इंजीनियरिंग की हो, उसको पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है, ये ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बच्चों को की साइकिल देखी हो, ऐसा एक्सपीरियंस कुछ नहीं है उनको। तो दे विल से या दे विल सजेस्ट जो उनकी रैंक थी, जो उनकी मेंटल स्टेटस था, उसके हिसाब से जो वो सोचते हैं वो उसको एक्सटर्नली प्रोजेक्ट करते हैं, बट दैट मे नॉट बी द गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ये ठीक है। ये हमें समझ में आना चाहिए कि 100 रैंक के अंदर जो बच्चा बैठा हुआ है उसकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अलग तरह की होंगी। जो 1000 पे बैठा होगा उसको अलग तरह की दिक्कत आ रही होगी, जो 10,000 पे बैठा होगा उसको बहुत अलग तरह की दिक्कत आ रही होगी। सबको हम एक ही चीज़ नहीं बोल सकते, ऑफकोर्स दिस वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। फिर हमें प्रिपरेशन डायनामिक समझ में आना चाहिए। जैसे हमने बोला कि थ्योरी तो चलो एक ही है, बट उसके बाद एवरी ईयर जब पेपर आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ नयापन भी आता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में एक नई तरह की मैनिपुलेशंस भी आती है, तो वो काइंड ऑफ हमारे कोर्स में ऐड होता चला जाता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ पास्ट 10-20 ईयर्स इतने सारे पेपर हुए हैं, इतनी सारी नई नई चीज़ें आ गई कि कोर्स बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस हो गया है, ये ठीक है। अब उसमें कोई बच्चा ये बोलता है कि वो सर तो 6 घंटे पढ़ाते हैं, ये ठीक है, या फिर इस चैप्टर को उन्होंने 12 घंटे पढ़ाया है, और जबकि इतना पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, 4 घंटे पढ़ने से काम चल जाएगा। तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि अगर टीचर आपको 8 घंटे पढ़ा रहा है तो वो आपकी जो सेल्फ स्टडी होगी उसी से रिलेटेड वो 80 घंटे के बराबर होगी। मतलब जो उस 8 घंटे में
बेसिकली थ्योरी तो एक पार्ट में पढ़ाई दिया गया होगा, फिर उसके बाद क्या कराया गया होगा, क्वेश्चन कराए होंगे, डिफरेंट अप्रोचेस बताया गया होगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर बताया होगा, आपको पैटर्न समझाए जा रहे होंगे। वो जो आपका टाइम है वो 80 घंटे के बराबर वो बचा रहा होगा उस 8 घंटे में आपको देके। तो कई बार तो ऐसा होता है अगर आपको डिटेल में लेक्चर कराए गए हैं तो दैट लेक्चर इन इट सेल्फ इज क्वाइट सफिशियंट टू गेट ए रैंक से अराउंड 10,000। ये ठीक है, दो प्रैक्टिस डेफिनेटली वेरी मच रिक्वायर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि वी शुड नॉट गो फॉर प्रैक्टिस, बट आई एम सेइंग कि अगर टीचर आपको ज़्यादा पढ़ा रहा है, एकेडमिक नॉलेज आपको ज़्यादा दे रहा है, ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ये ठीक है। ऑफकोर्स एक तो 12 घंटे पढ़ाने का मतलब ये होगा कि 4 घंटे वो अपनी बारे में बता रहे हैं कि हम जब पढ़ते थे तो ये होता था, ये ठीक है, इस तरह की स्टोरी सुनानी, तो वो तो टाइम वेस्टेज हो गया। बट अगर कोई एकेडमिकली आपको चीज़ समझा रहा है उसका मतलब क्या है कि वो आपके बर्डन को बहुत कम कर रहा है, आपको वो कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर रहा है, क्योंकि उसने तो छान छान के दे रखा होगा। कोई चीज़ मान लिया, कोई भी एक पर्टिकुलर गलत नोशन हमारे दिमाग में हो सकता है जिसको हम हो सकता है डायग्नोस करने में हमको 10 घंटे लग जाए। ये ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम करके समझ में कि अच्छा ये गलती हो रही थी, वो टीचर आपको 5 मिनट में बता सकता है कि बच्चे ऐसे भी सोचते हैं। ये यहाँ पे टीचर का एक्सपीरियंस काउंट होता है, क्योंकि उसने बहुत सारे बच्चों से क्लास में इंटरेक्ट किया होगा, किसी ने गलत क्वेश्चन पूछा होगा, मतलब किसी ने क्वेश्चन सही पूछा होगा कि वो क्या गलत सोच रहा था, इससे टीचर को इंसाइट लगता है। फिर 4-5 बच्चों ने अगर ऐसा पूछा तो उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये रजिस्टर हो जाता है कि अच्छा बच्चा ऐसे भी गलत सोच सकता है, तो वो वाली चीज़ अपनी टीचिंग के अंदर ही वो लेके आ जाते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है तो इट इज़ गुड फॉर यू, मतलब यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर ए बेटर रैंक डेफिनेटली। तो दिस वन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि प्रिपरेशन का डायनामिक्स क्या है। अब जो अवेलेबल टाइम है, एक तो हो गया कि कितने मंथ्स बचे हैं, वो भी काफ़ी कम है, जिसमें 11th और 12th पूरा सिलेबस हमें अच्छी तरह करना है। दूसरा, पर डे हमें क्या करना है, तो अगर देखो पर डे हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के 3 क्लास अटेंड करते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, 1.5 घंटे की, तो दैट विल बी 4.5 आवर्स। अब अगर ऑफलाइन है तो आने जाने में, चिट चैट करने में टाइम वेस्ट होगा। अगर ऑनलाइन है तो डेफिनेटली ऑनलाइन में कंटेंट की डिलीवरी 1.5 घंटे के अंदर ज़्यादा होती है, तो उसमें बच्चा जैसे नोट्स लिखने में टाइम लगाता है, थोड़ा सा उसको समझने में टाइम लगाता है, तो ऑन एन एवरेज वी कैन अंडरस्टैंड कि 6 आवर्स लगेगा बच्चे को। ठीक है, अब किसी को 5 आवर्स भी लगेगा, 4.5 आवर्स के तो लेक्चर ही हो गए हार्ड कोर, उसके अंदर 5 आवर्स भी लगेगा, किसको 5.5 लगेगा, तो हम नॉर्मल वे में ले लेते हैं कि 6 आवर्स के अंदर तो फिनिश हो ही जाएगा, जिसके अंदर वो नोट्स वोट्स प्रॉपरली बनाएगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम सिलेबस कंप्लीट करते ही चले जाएं, रिवीजन पे ध्यान ना दें, तो 4 महीने बाद हमें पिछला कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इसलिए जो हमने किया है उसको कंसोलिडेट करने के लिए बार बार उसको पढ़ना जरूरी है। ये सभी के साथ होता है। देयर इज एक्सेप्शनल स्टूडेंट जो एक बार पढ़ के सारा कुछ याद हो जाता है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो तो गॉड गिफ्टेड की कैटेगरी में आते हैं। और पूरे जो पहली 10,000 रैंक होती है उसमें हार्डली 10-20 बच्चे ऐसे होंगे जिनको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वरना एवरीबडी हैज़ टू रिवाइज बार बार। ये ठीक है, अब किसी का थोड़ा सा डिग्री ज़्यादा होगा, किसी का थोड़ा सा डिग्री कम होगा, बट मोटा मोटा सबको रिवाइज करना पड़ता है। तो अगर हम 3 सब्जेक्ट रिवाइज करने, क्यूमुलेटिव कोर्स बार बार रिवाइज करना है, तो हमें 1.5-2 घंटे का स्लॉट डेली देना पड़ेगा ताकि वो रिवीजन वाला चीज़ हो जाए। अब 6 + 2 8 आवर्स तो यही निकल गया बच्चे का। उसके बाद जो हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। केवल मूवी की तरह हम लेक्चर देखते रहें, उससे हमारी समझ में नहीं आएगा। हमें वो जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक हमें समझ में नहीं आता है कि हमें कितना समझ में आए। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना। अब 3 सब्जेक्ट हैं, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए हम मोटा मोटा 3-4 घंटे लगा सकते हैं कि डेली अगर 3-4 घंटे बच्चा प्रैक्टिस करेगा तो ये जो पोर्शन है स्टडी का यही 12 आवर्स हो जाता है। तो एक बच्चा हम बोल सकते हैं कि जिसका ठीक ठाक मोटिवेटेड है वो 12 घंटे पढ़ सकता है। मेडिकली अगर जिसको कोई दिक्कत नहीं वो 12 आवर्स पढ़ सकता है। ये पढ़ने वाले ऑफकोर्स 14-15 आवर्स भी पढ़ते हैं, बट आई एम पुटिंग देम एज ए एक्सेप्शन, क्यों एक्सेप्शनली मोटिवेटेड बच्चा होगा जो 14-15 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ सकता है डेली। अदरवाइज 11-12 घंटे तो हर कोई बच्चा पढ़ सकता है जो भी IIT JEE में एक सीरियस फाइट देना चाहता है। तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास इतना डेली का लोड है तो बाकी कोई काम करने के लिए कि हम कहीं जाके 1 घंटे का वीडियो देख रहे हैं कि ये कैसे क्रैक करें, वो कैसे क्रैक करें, अगर एक बार मेरे को सारा चीज़ क्लियर हो गया है और हमने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बना ली है, उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर किसी के गाइडेंस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हमें अपना दिमाग लगाने की बजाय जो जो बोला जा रहा है उनको कंप्लीट करना चाहिए। अब जैसे कंपटीशन के अंदर हम आपको टास्क जो होते हैं वो ग्रेडेड टास्क देते हैं कि सबसे पहले टास्क 1 ये है, आपको यही कंप्लीट करना है, फिर टास्क 2 कंप्लीट करना है, टास्क 3 कंप्लीट करना है। तो उसमें क्या है कि बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होता ये समझने में कि मैं किस लेवल के कितने क्वेश्चन करूं, किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन करूं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन करूं, कितने PYQ करूं। ये सब उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस 12 में से 2-3 घंटा डेली इसी चीज़ में वेस्ट हो जाता है कि अब क्या पढ़ूं,
कितना पढ़ूं, कितने डेप्थ तक जाऊं, इज इट सफिशिएंट फॉर मेंस, इज इट सफिशिएंट फॉर मेंस एंड एडवांस, इज इट सफिशिएंट फॉर 99%। इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो हमने कंपटीशन में उस चीज़ को ग्रेडेड कर रखा है कि आप पहले टास्क 1 खत्म करो, फिर 2 करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो। तो आपके दिमाग से वो जो प्लानिंग वाला हेडेक है, जो डेली आपका 1-2 घंटा ईट कर रहा है इसमें से, वो आपका खत्म हो जाएगा। बस आप कोई बच्चा डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबल टाइम प्लस रिसेप्टिविटी, एक बच्चा टास्क 1 2 3 4 5 सब कर लेगा, एक 1 2 3 4 पे अटक जाएगा तो शायद हो सकता है कि उसका रैंक 5,000 के आसपास आए। फिर एक 1 2 3 पे अटक जाएगा तो उसका रैंक और 8,000 10,000 के आसपास आए। तो जैसे जैसे आप टास्क ज़्यादा कंप्लीट करते रहोगे वैसे वैसे रैंक आपकी जंप होती रहेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर थॉट। कुछ बच्चे जैसे 11th में वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं बट वो फिर भी देखते रहते हैं। दे शुड अंडरस्टैंड कि 12th जो होगा वो 11th से थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक होगा प्रिपरेशन वाइज, अगर हम जेई की प्रिपरेशन करें, क्योंकि 10th से 11th में काफ़ी बड़ा जंप आता है। तो 11th में काफ़ी स्लो पढ़ाया जाता है बच्चों को, जैसे बोलते हैं सेटल करने के लिए। 12th वो और भी ज़्यादा हेक्टिक होगा। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पहले हम 12th पढ़ लेते हैं फिर 11th पढ़ेंगे। तो दिस इज अगेन नॉट राइट, बिकॉज 11th के बहुत सारे चैप्टर प्री रिक्विजिट की तरह काम करते हैं। अगर वो प्री रिक्विजिट के चैप्टर ही सही नहीं है तो 12th के चैप्टर भी ढंग से समझ में नहीं आएंगे। तो मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पहले 11th खत्म करें फिर 12th खत्म करें। अच्छा, 11th में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जैसे पीएनसी हो गया, उसको हम बाद के लिए शिफ्ट कर सकते हैं, ये चलेगा। कोऑर्डिनेट हो गया, वो पूरा एक ब्लॉक है, उसको हम सीक्वेंस एक फिक्स्ड है तो उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। बट जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रोग्रेशन सीरीज हो गया, ये तो हमें ढंग से करनी पड़ेंगे बिकॉज दीज आर प्री रिक्विजिट चैप्टर एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न। सेम थिंग इज ट्रू फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं पहले मैं 12th ढंग से कर लूंगा, मेरा बोर्ड सिक्योर हो जाएगा, फिर हम जेई की प्रिपरेशन करेंगे। वो बच्चे अभी तो प्लानिंग से स्टार्ट कर देंगे बट 1-2 महीने बाद ही उनका सारा कुछ गड़बड़ होना चालू हो जाएगा। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि जो पिछले 3-4 महीने से हो रहा होगा वो भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। काफ़ी बच्चे जैसे उनके 2 चैप्टर शुरू के छूट गए, वो अगला चैप्टर करने की कोशिश करेंगे और मेहनत भी करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो मेहनत नहीं करें, मेहनत भी करेंगे बट बिकॉज चीज़ें प्रॉपर अलाइंड नहीं है, सिस्टमैटिक वे में नहीं है, लॉजिकल वे में नहीं है, तो दे विल जिसे बोलते हैं कि सफ़र, और थोड़े दिन तक स्ट्रगल करेंगे, फिर उनका सारा कुछ हौच पौच हो जाएगा। तो वो आगे के टाइम में नहीं करना चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर थॉट अगेन, उसमें जैसे जो बच्चा आप प्रिपरेशन कर उसको बहुत सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना है। 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस, रिवीजन ड्यूरिंग द कोर्स, रिवीजन आफ्टर द कोर्स, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने करने चाहिए, हम हर चैप्टर में उनका लेवल क्या होना चाहिए, कितना नंबर होना चाहिए, ये डिसाइड करना, टेस्ट करना, फिर उसका एनालिसिस करना, बोर्ड्स का भी साथ में चलाना, बैलेंस बिटवीन ऑल 3 सब्जेक्ट भी रखना है कि हमारे तीनों सब्जेक्ट एक जैसे होने चाहिए। और तीनों सब्जेक्ट एक जैसे होने का मतलब ये नहीं होना चाहिए तीनों में इक्वल मार्क होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रिलेटिव परफॉर्मेंस हमारी तीनों में एक जैसी होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए मेरे फिजिक्स में मार्क्स फॉर एग्जांपल 70 आए और मैथ में मान लिया 50 आए, तो दैट डज नॉट मीन मेरी फिजिक्स बेटर है। मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का एक्चुअल एग्जाम में जो इतने मार्क्स से परसेंटाइल है वो कहाँ ट्रांसलेट होता है। तो हमने थोड़े दिनों पहले एक वीडियो डाला था जिसमें आई गेव द एनालिसिस ऑफ 24 की सारी शिफ्ट का हमने एनालिसिस करके दिया था कि मोटा मोटा 51 मार्क्स में 99 परसेंटाइल मैथ्स में आ रहा था और 81 मार्क्स में फिजिक्स के अंदर आ रहा था। तो इवन इफ योर फिजिक्स का मार्क्स मान लिया 70 हो गया तो भी वो रिलेटिव परफॉर्मेंस खराब बोली जाएगी, क्योंकि रिलेटिवली आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि जो पेपर टफ होगा उसमें कम मार्क्स पे आपको ज़्यादा परसेंटाइल ले जाएगी। तो इस तरह की एनालिसिस कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा मार्क्स में कंपेयर करके उन्हें लगता है कि मेरा मैथ वीक है, वो उसमें और ज़्यादा एफर्ट डालने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक जिसे बोलते हैं कि हमें टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए एग्जैक्टली क्या चल रहा है, फिर क्लास नोट्स बनाना, फिर शॉर्ट नोट्स बनाना, बिकॉज ये दिस इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग। तो मेरे को कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी है। ऑप्टिमम नंबर ऑफ पीवाईक्यूज, ऑफकोर्स पीवाईक्यूज भी क्वेश्चन है, बट जो एक्चुअल क्वेश्चन आता है जब हम उसको करते हैं तो हमें ज़्यादा विनर की फीलिंग आती है। तो उसमें से कितने क्वेश्चन करने चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चन करने चाहिए, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रेलिवेंट मटेरियल इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन बहुत सारे बच्चों की प्रिपरेशन इसलिए खराब होती है क्योंकि वो बुक्स को फॉलो करने लगते हैं जिसमें 300 सवाल होते हैं, एक चैप्टर की उसने सारे क्वेश्चन करने की कोशिश किया, वो जहाँ क्लास चली थी वहाँ पे उसका 4 चैप्टर आगे चला गया और वो फिर सारा प्रिपरेशन उसका बर्बाद हो जाता है। देन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रायोरिटाइजिंग बिटवीन दीज एक्टिविटीज़ के किसको हम पहले रखें, बोर्ड को कहाँ पे रखें, कितना जेई की प्रिपरेशन से बोर्ड कवर होगा या नहीं होगा, इस तरह के सारे क्वेश्चन एक बच्चे के ऊपर आते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों को इसी प्लानिंग में, इसी का सोल्यूशन निकालने में टाइम लग जाता है।
तो आगे चलते हैं। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शुड आल्सो ऑप्टिमाइज कि हमारे पास अवेलेबल टाइम क्या है और हमारे जो जिसे बोलते हैं प्रिपरेशन के पड़ाव क्या क्या हैं। तो अब जो सबसे पहले टास्क हमें मिलेगा अभी से लेके जेई मेंस 1 तक हमारे पास एक लेग ऑफ डेज मिलेंगे जहां पे हम फिनिश करेंगे। फिर जेई मेंस 1 और बोर्ड एग्जाम के बीच का टाइम भी होगा। फिर बोर्ड एग्जाम और जेई मेंस 2 के बीच का टाइम होगा। फिर जेई मेंस 2 और एडवांस के बीच का टाइम होगा। तो कुछ एक्टिविटीज को हमें प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए और अभी से लेके जेई मेंस 1 तक के स्लॉट में अगर वो चीज़ फिट नहीं हो रही तो उसमें से हमें कुछ चीज़ें निकाल के बाद के भी स्लॉट, ये इंपॉर्टेंट है इसमें भी, जैसे जेई मेन 1 जो है और जेई एडवांस के बीच में ही 4 महीने का गैप है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो ए वेरी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टाइम। तो हमें चीज़ों को वहां ट्रांसफर करना भी आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। Preparation strategy must be personalized according to your requirement and availability time and your strength. टास्क प्रायोरिटी लिस्ट फॉर 2% नीड नॉट टू बी द सेम। मतलब जैसे मैंने पहले बोला कि हर बच्चे का जैसे रिसेप्टिविटी बोलते हैं, अवेलेबल टाइम बोलते हैं, अलग अलग है। और एक ये भी अलग अलग है कि एक बच्चे को हो सकता है कि 10 तक उसने समझ समझ के पढ़ाई की हो, दूसरे बच्चे ने हो सकता है रट रट के पढ़ाई की हो। तो जिसने रट के पढ़ाई की होगी, भले ही दोनों के मार्क्स 10th में सेम आए हों, उसको अभी मैनिपुलेशन में दिक्कत आएगी। तो इसलिए जो दोनों की प्रायोरिटी लिस्ट है, भले ही वो सेम आईक्यू के बच्चे हों, वो अलग अलग हो सकती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम 500 बच्चों को एक ही प्रायोरिटी लिस्ट दे दें। तो वो तो हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड के हिसाब से चार्ट आउट किया जाएगा हर बच्चे के लिए। दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। ये मैं इसलिए बोला हूँ कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले बच्चे का एक्सपोजर किस लेवल पे है, कहाँ वो किस रैंक बैंड में फाइट कर रहा है, हमें आंख बंद करके किसी को भी फॉलो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो टॉप 10 वाले बच्चे होते हैं, उनका जो इंटरव्यू होता है उसको देख के वो जो जो चीज़ बोलते हैं उसी को आंख बंद करके फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि जहाँ से वो बच्चा अपनी तैयारी की बात कर रहा होगा कि यहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया, वहाँ तक तो हमारी प्रिपरेशन हो सकता है कि 6 महीने बाद भी ना पहुँचे। तो दिस वी शुड बी प्रैक्टिकल अबाउट। और ऐसा नहीं कि जिसे बोलते हैं वन साइज फिट्स ऑल वाली चीज़ नहीं है। हर बच्चे की प्रिपरेशन जर्नी अलग अलग है, नीड अलग अलग है, एक्सपोजर लेवल अलग अलग है, प्रिपरेशन लेवल अलग अलग है, उसके हिसाब से प्रायोरिटी लिस्ट होगी। दिस वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो प्रिपरेशन विद कंपटीशन विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि हम स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट ए टाइम चढ़ें, ताकि ऐसा ना हो कि हम बार बार हम 4 स्टेप कूदने की कोशिश करें, मुंह के बल गिर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट आई शुड इंश्योर कि मेरा मिनिमम मेंस में 99 परसेंटाइल तो आ जाएगा, देन आई शुड इंश्योर कि 99.8 99.9 तक पहुंचे। फिर हमें इंश्योर करना चाहिए कि एडवांस में भी सिलेक्शन हो, फिर हमें इंश्योर करना चाहिए कि एडवांस में भी अच्छी रैंक आए। तो इसी के हिसाब से जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो हमारी डेली टास्क है, वो डिसाइड की जाती है और आपके हिसाब से कि आपकी नीड क्या है, किस जगह पे प्रॉब्लम है। क्योंकि 11 जिनका रियून हुआ होगा उसमें बहुत तरह की दिक्कत होगी। किसी बच्चे को कम प्रैक्टिस की वजह से प्रॉब्लम हुई होगी, किसी की ने कोई पर्टिकुलर चैप्टर ही समझ में नहीं आया होगा, किसी को पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, किसी का बिल्कुल ही जीरो होगा। इस तरह की बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। किसी को हो सकता है कि उसने फुल टाइम ही नहीं दिया, वो बीमार पड़ गया, 2-3 महीने उसके इसकी वजह से चले गए। तो सबकी नीड अलग अलग हो सकती है। तो सबकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो पर्सनलाइज्ड होगी। ओके, तो सबसे पहले वील टॉक अबाउट कि अगर कोई बच्चा अब अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली रखना चाहता है तो वो फ्री रिसोर्सेज क्या यूज़ कर सकता है। तो हमने अपने जेई चैनल जो हमारा मोहित त्यागी के नाम से है, उस पर हमने पूरा कंटेंट डाल रखा है। यहाँ पे हमने वीडियोस भी बना रखे हैं कि किस सीक्वेंस में आपको लेक्चर्स को देखना है। और यूट्यूब से अगर आप मुक्ति पाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो सेम चीज़ हमने अपनी ऐप जो कॉम्पिटिशन नाम से है, कॉम्पिटिशन नाम से एंड्रॉयड ऐप है, वहाँ जाओ, उसके अंदर आपको फ्री यूट्यूब कोर्सेज मिल जाएंगे पारस बैच के नाम से। तो वहाँ पे हमने यूट्यूब वाले सारे लेक्चर डाल रखे हैं, प्लस हमने एक नया अभी पारस प्लस भी डाला है, जिसमें हमारे जो पेड लेक्चर है वो हमने फ्री सेक्शन में पूरा डाल रखा है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। वहाँ पे लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है, आपको ये भी पता लगेगा इस लेक्चर के अंदर क्या है। हाँ, यहाँ से तो आपका थ्योरी वाला पार्ट हो गया। टेस्ट सीरीज डेफिनेटली आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि टेस्टिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो आप कहीं से भी ले सकते हो। जस्ट मेक श्योर कि जो आपका सीक्वेंस है वो मैच करना चाहिए। ऑफकोर्स जबरदस्ती सीक्वेंस बैठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर ये तो टेस्ट सीरीज हो गया कि जो हम टेस्ट देंगे, ये ठीक है। दैट टेस्ट कुड बी एवरी 15 डेज पे या एवरी मंथ हो सकता है। एक ये होगा कि हम जो डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए भी आई ऑलवेज प्रेफर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट। जो किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को दिया जाता है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड होता है, बुक काफ़ी अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। बुक में बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए होते हैं
ड्यू टू जो भी उनका प्रोफेशनल कंपल्शन होता है, बट वो बच्चे को बहुत कंफ्यूज कर देता है कि कौन कौन से क्वेश्चन करने, कौन से छोड़ने हैं। उसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो यूजली आई डोंट प्रेफर बुक, डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल इज बेटर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब ये मैंने फ्री बोला है, बट यहाँ पे यू हैव टू पे इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेशन। मतलब हमारा मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और जो भी हमने अपना डेली का टाइम टेबल बनाया है 10 से 12 घंटे का, वो हमारा डेली होना चाहिए कंसिस्टेंट बेसिस पे। ऐसा नहीं कि 5 दिन पढ़ लें फिर 4 दिन की छुट्टी हो जाए। अगर आप जेई में अच्छी रैंक लाना चाहते हो, अगर आप जेई में इवन सिलेक्शन भी चाहते हो, तो कंपटीशन इस लेवल का है कि बाकी बच्चे ये कर रहे हैं, तो यू हैव टू डू इट। दूसरा आता है कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि ईच एंड एवरीथिंग शुड बी गिवन टू देम एंड दे जस्ट वांट टू फॉलो जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया, तो ऐसे बच्चों के लिए हम अपना आइकॉनिक बैच लेके आए हैं, दैट इज प्रखर इंटीग्रेटेड। हर साल काफ़ी बच्चे इस बैच से पढ़ के जो बिल्कुल मायूस हो चुके होते हैं ना कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, इतना टाइम निकल गया है, दे गेट सक्सेस बिकॉज ऑफ दिस बैच, इसको पूरे बैच को फॉलो करने की वजह से। एंड दिस इज फॉर 11 टू 12 मूविंग स्टूडेंट या अर्ली ड्रॉपर, जैसे मैंने जो 12th में पढ़ रहा है बट वो प्रिपरेशन अपनी अभी से स्टार्ट करना चाहते हो। स्टार्टिंग डेट इसका 14 नवंबर 2025 है। क्लासेज जो इसका शेड्यूल होगा, मतलब इसमें यू विल गेट रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर, ताकि हमारा डिसिप्लिन बना रहे। तो जो क्लासेज शेड्यूल होगा वो नवंबर 26 तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में कुछ ऐसे तक जाएगा। उसके बाद ऑफ कोर्स बिकॉज वी टेक ईच एंड एवरीथिंग इनटू द कंसिडरेशन, तो उसके बाद रिवीजन फॉर मेंस कराया जाएगा। और उसके बाद जिसका हमारा एक कोर्स होता है चैम्प, वो आपको मतलब जब आपने प्रखर इंटीग्रेटेड बैच लिया तो ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस बैच, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना। ये जो रिवीजन कोर्सेज है, एडवांस का रिवीजन कोर्स हमारा कैट्स है, वो सब इसी के अंदर इंक्लूडेड है। इसी फीस के अंदर जो मटेरियल है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। टेस्ट वैसे आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग इज विद इन दिस कोर्स, ठीक है। एक्सेस ऑफ दिस बैच, आपको यहाँ पे तो आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, जैसे मैंने बोला नवंबर 2026 में। उसके बाद रिवीजन कोर्स वगैरह ऑफ कोर्स आएगा, टेस्ट सीरीज आएगा हमारा। इसमें एक यूटीएस टेस्ट सीरीज होता है जिसमें फुल सिलेबस के मेंस से पहले हम 20 टेस्ट कराते हैं, मेंस 1 और 2 के बीच में लगभग 15 टेस्ट होते हैं, तो वो सारे टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। एंड ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड बिकॉज ऑफ कोर्स हम ये नहीं करते कि हम जैसे बोलते हैं कहीं कहीं किसी किसी इंस्टीट्यूट में यूल से कि पहले आपने लेक्चर ले लिए तो चलो वीडियो लेक्चर मिल गए, अब वो बोलते हैं अच्छा मटेरियल खरीदना है तो अलग से पैसे दो, टेस्ट सीरीज खरीदना है तो अलग से पैसे दो, और डाउट क्लियरिंग खरीदना है तो अलग से पैसे दो। और वो जैसे बोलते हैं कि जो थाली होता है, यहाँ पे आपको कंप्लीट मील मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं कि रोटी अलग बेची जा रही है, सब्जी अलग बेची जा रही है, फिर दाल अलग बेची जा रही है, और जैसे बोलते हैं ना कि सैलड अलग बेचा जा रहा है, घूम फिर के फीस इतना ही आ जाएगा, इससे भी इनफैक्ट ज़्यादा आ जाएगा। यहाँ पे वी अंडरस्टैंड कि प्रिपरेशन के जितने भी सारे कंपोनेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे बच्चे को। कहीं ऐसा नहीं, क्योंकि एक तो कंस्टेंट होता है कि अगर हम बच्चे को अलग अलग करके प्रोवाइड करते हैं ना, एक तो कंस्टेंट ठीक है चलो पैसे का हो गया, दूसरा ये भी होता है कि बच्चे को ये नहीं समझ आता कि ये खरीदूं या नहीं खरीदूं। अगर ये जरूरी था तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड कोर्स में क्यों नहीं इसको इंक्लूड किया, उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे डिले कर देते हैं। तो यहाँ पे यू विल नॉट गेट दैट। वी अंडरस्टैंड कि ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट प्रिपरेशन में हमें रिक्वायर्ड होता है, कब चाहिए वो सारी प्लानिंग हमने बना के बच्चे को दी होती है, और उसके इंस्ट्रक्शंस बस फॉलो करने होते हैं। तो जो भी हमारे सारे कोर्सेज हैं, और भी इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज है, क्योंकि किसी चैप्टर में किसी बच्चे को फोबिया हो गया, अब वो चाहता है कि मैं तो इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो हम उस बच्चे को बोलते हैं ये छोड़ो मत, केवल मेंस ओरिएंटेड जो बैच है वो भी हम उसको फ्री देते हैं कि ये वाला जो चैप्टर है आप इससे करो, ताकि कम से कम अगर ईजी या मॉडरेट क्वेश्चन आता है यू शुड बी एबल टू डू वेल, और मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए। क्योंकि लास्ट में तो 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 रैंक पे तो एक एक दो दो मार्क्स से बहुत ज़्यादा रैंक नीचे गिरती है। तो दिस वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। जो इस बैच का एक्सेस है वो जब तक एडवांस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है 2027 में, तब तक आपके पास रहेगा। मतलब कोर्स खत्म, जो क्लासेस शेड्यूल्ड हैं वो खत्म होने के बाद भी यू कैन यूज ऑफ कोर्स फॉर रिवीजन एंड मैनी अदर थिंग। सारे लेक्चर्स विल बी अवेलेबल। जो इसकी कोर्स की फीस है दैट इज 45,000 11th प्लस 12th पूरा मिला के, अभी से लेके एडवांस के 2027 तक। इसके अंदर हम जेई का मेंस और एडवांस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 11th प्लस 12th का जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 5 से 6 क्लासेस पर वीक पर सब्जेक्ट, मतलब एक वीक डेली 3-3 क्लासेस होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। तो शुरू में कुछ दिन 5 चलेगा, फिर 6 भी चलेगा, इस तरह का चीज है। ओके, किसी भी इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे बात कर सकते हो, tetra8tetra021 या 7410900901906906 908 पे।
इस बैच में रजिस्टर करने के लिए जो आपको लिंक है दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले मेरे को ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम अपने जिसे बोलते हैं ना कि अभी हम एक जगह पे खड़े हुए हैं, जो भी हमारा पोटेंशियल है उसके हिसाब से मेरी इतनी रैंक आनी चाहिए। अगर हम एक्शंस में और ज़्यादा डिले करेंगे तो हमारी जो रैंक है वो नीचे जाएगी और जो रिक्वायर्ड एफर्ट है वो ऑफकोर्स ऊपर जाएगा, और ज़्यादा करना पड़ेगा। फिर मतलब हो सकता है कि हमें सेम रैंक तक पहुंचने के लिए 12 की बजाय 14 घंटे पढ़ना पड़े, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑफकोर्स। सब लगभग किसी भी बच्चे के लिए 14 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ना पूरे एक साल तक पॉसिबल नहीं है, तो हमारी रैंक डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा। ये ठीक है। यू शुड बी डिटरमाइंड एंड डेडिकेटेड। ये ठीक है, मतलब अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सही से करना है तो एक फुल्ली डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बार बार हमारा एक्शन प्लान चेंज नहीं होना चाहिए, और फुल्ली डेडिकेशन करना है कि हमें 12 घंटे तो मेहनत करनी ही है। जो टास्क एट हैंड है हमें वो डेली कंप्लीट करना है। ये ठीक है, विदाउट थिंकिंग कि आगे क्या होगा। बहुत सारे बच्चे डे ड्रीमिंग में ही अपना टाइम निकालते रहते हैं कि आगे क्या होगा, फिर ऐसे होगा तो वैसे करेंगे। आपको जो डेली टास्क दिया गया है उसको फिनिश करना है। उसमें से अगर 80% होता है वेल एंड गुड, 90% होता है और भी अच्छा है, 100% होता है नथिंग लाइक इट। लास्ट में अपने आप सारा कुछ सम अप होकर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको पता भी लगेगा। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ऑफकोर्स जो हमारी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है इस स्टेज पे आके वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो उसकी हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, ऑफकोर्स प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को नेट पे से उल्टे सीधे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की वजह से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। 2-3 महीने बाद उन्हें समझ में आता है कि दिस इज ऑल रॉन्ग, इससे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उस टाइम पे फिर वो जब अपनी प्रिपरेशन को वापस दूसरे ढंग के तरीके से स्टार्ट करते हैं तो भी उनका जो रैंक पोटेंशियल था वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इसकी वजह से। तो क्वालिटी ऑफ एडवाइस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड। ठीक है, टाइम टू टाइम हमारे कोर्स करेक्शन करते रहना चाहिए। मतलब अभी से अगर हमने फुल्ली डिटरमाइन होके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं कि एवरीथिंग विल बी रोजी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली आपको मेहनत करोगे, बट हमें टाइम टू टाइम मे बी पर वीक मे बी पर मंथ हमें एक बार रिव्यू करना चाहिए कि हमारी प्रिपरेशन किस स्टेज पे है, क्या क्या चीज़ है, और अगर थोड़ा सा ट्रैक से उतर गया है तो उसको वापस ट्रैक पे लाना चाहिए। मतलब डेली सोचने की मैं बात नहीं कर रहा, हमारे पास कुछ नोडल पॉइंट्स होने चाहिए जहाँ पे हम रुक के एक बार ये देखें कि एवरीथिंग इज फॉलोइंग टू द प्लेस और नॉट। देन वी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि इस स्टेज पे आके दे विल कीप आस्किंग कि मैं अभी भी 100 में ला सकता हूँ क्या, मैं अभी भी 50 में ला सकता हूँ। तो देखो, आपकी शक्ल देख के या आपकी वॉइस सुन के आई कैन नॉट टेल यू कि आपकी 100 में आएगी या नहीं आएगी, बट हाँ आपके जो कर्म हैं, अगर आप 2-3 महीने पढ़ते हो और फिर आई विल सी के हाउ यू आर प्रोग्रेसिंग, देन समथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड। केवल शक्ल देख के थोड़ा बोला जा सकता है कि आपकी रैंक आएगी या नहीं आएगी। मतलब इसमें कोई ज्योतिषी का कोई लेना देना नहीं है। वो तो आप जितनी मेहनत करोगे कंसिस्टेंटली, जितने दिनों तक करोगे, उतना ही बेटर फीडबैक मिलेगा। देन आई विल बी एबल टू से कि इस हिसाब से वेयर यू विल लैंड अप। ठीक है, चूजिंग राइट मटेरियल एंड रिसोर्सेज एंड गाइडेंस। जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे मेहनत भी करते हैं बट बिकॉज गलत गाइडेंस की वजह से वो बहुत गलत पाथ पे चले जाते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताऊं कि लास्ट ईयर हमारे पास एक बच्चा आया और उसने बोला कि उसको तो ये बोला गया था, किसी ने बोला था कि नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं। उसने 6 महीने तक विदाउट नोट्स की तैयारी स्टार्ट की, लेक्चर देख लिए उसने, अब उसको कुछ याद ही नहीं है। अगर नोट्स बच्चा बनाता है तो डेफिनेटली जब वो नोट्स पढ़ता है तो लेक्चर में जो जो भी चल रहा होता है सारी चीज़ें लिखी नहीं जाती, बट उसके बैक ऑफ माइंड में वो काफ़ी कुछ स्टोर हो जाता है। जब वो नोट्स पढ़ता है तो वो सारी चीज़ें उसको ध्यान में आ जाती है, जो चीज़ नहीं भी बोली गई होती। अगर वो नोट्स ही गायब है तो वो कहाँ से वो चीज़ें रिकॉल करेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मतलब हर तरह के जो कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा कवर हो जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर क्वेश्चन के थ्रू भी होता है। ये ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ हमने लिखा दिया, पॉइंट्स टू रिमेंबर करके बोल दिया, जो हो सकता है कि अभी तक की प्रिपरेशन में वैसा क्वेश्चन आपके पास ना आया हो, बट आगे जाके जो लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट आएंगे और इतनी तरह की चीज़ें, क्योंकि इतने नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है, इतने नंबर ऑफ मैनिपुलेशन है, वो सारे हम प्रिपेयर करके रखते हैं कि ये रिवीजन के टाइम पूछेंगे, ये प्रैक्टिस में पूछेंगे, ये डीपीपी में पूछेंगे, ये हमारे फुल सिलेबस टेस्ट में आएगा, ये पार्ट टेस्ट में आएगा। इस तरह की चीज़ें होती है, इस तरह के कॉन्सेप्ट। तो एक बच्चे को पूरा ही सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, तब जो सारी तरह की होलिस्टिक उसको व्यू मिलेगा। तो जो बच्चा नोट्स नहीं बना रहा है, 3 महीने बाद जगेगा, तो उसके लिए तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया सब कुछ। मतलब डिस्पाइट द पर्सन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका IQ बहुत अच्छा था, क्योंकि उस 5 मिनट इंटरेक्ट करके मेरे को समझ में आ गया, बट उसकी प्रिपरेशन ही बर्बाद हो गई, क्योंकि अब वो 3 महीने के वापस वीडियो देख नहीं सकता, अवेलेबल उस पर कुछ है नहीं उनको रेफर करने के लिए। तो इसलिए गलत गाइडेंस का बहुत बड़ा कॉस्ट हो सकता है, दिस आई शुड बी एबल
आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। देन रेगुलर टेस्टिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बहुत सारे बच्चे मार्क्स कम आ जाएंगे तो हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाएगी, ये सब बोल के वो टेस्ट निगलेक्ट कर देते हैं। बट प्रॉब्लम से दूर भागने पे प्रॉब्लम खत्म तो होना चाहिए, दैट विल बी देयर। तो वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि रेगुलर टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही हमारे मार्क्स कितने आए, दैट इज ए वन इनपुट विच वी विल बी इनकॉर्पोरेटिंग इन आर प्रिपरेशन। उसी के हिसाब से हम थोड़ा सा प्रिपरेशन एडजस्ट भी करेंगे। तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर देखो आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, अगर जो सिलेबस कंप्लीटेड है 11th वाला पोर्शन वो 50% से भी कम है, तो फिर आई विल से कि बहुत सारे बच्चे ना इसी साइकिल में घूमते रहते हैं कि वो पैच वर्क करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम वेस्ट होता रहता है। आई विल से कि क्लीन स्लेट से एक बार हमें दोबारा प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। ठीक, कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है कि प्रिपरेशन ठीक ठाक है, लूप होल्स है क्योंकि कम प्रैक्टिस की गई है या कहीं कहीं रिविजन नहीं है, तो ऐसे बच्चों को दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स अभी तक के कोर्स में ये वाली दिक्कत है केवल कि हमने प्रैक्टिस कम की है, बट हमें कॉन्सेप्ट पूरे 100% क्लियर थे, जो भी पढ़ाए गए थे वो हमें सारा समझ में आ रहा था, और जितनी भी हमने प्रैक्टिस की है वहाँ पे क्वेश्चन बन रहे थे। तो फिर आई विल से कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी कोर्स खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस को निगलेक्ट कर देते। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका कोर्स जनवरी में खत्म हो रहा है तो कोई बात नहीं, उसको आप फरवरी में खत्म कर लो। बट ये जो बीच का टाइम है, इसमें एवरी वीक 1 या 2 दिन निकाल के जो पुराना वाला सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ है उसको हम प्रॉपर्ली रिवाइज करें, ढंग से नोट से रिवाइज करें और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करें। ठीक है, तो इसी से इनफ हमारी प्रिपरेशन सॉलिड हो जाएगी। देन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं स्कूल गोइंग हैं, जिसकी वजह से उनके पास बहुत टाइम कम अवेलेबल है और जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन पूरी हैफ हेजर्ड होगी। तो आई विल से कि फिर हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कि टाइम अगर कम अवेलेबल है तो कितना टाइम अवेलेबल है उसको क्वांटिफाई करें। क्या उसके अंदर मेंस प्लस एडवांस की पूरी तैयारी अभी से पॉसिबल है, क्योंकि एडवांस में देखो थ्योरी तो वही आएगी जो मेंस में है। ठीक है, कुछ चैप्टर्स अलग हैं, डेफिनेटली सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, तो वो जो रिड्यूस सिलेबस है वो भी हम हटा सकते हैं अभी टाइम कम करने के लिए। और दूसरा, अगर और भी टाइम कम है, अवेलेबल टाइम कम है, तो फिर हम जो एडवांस की क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो भी हम पोस्टपोन कर सकते हैं मेंस 1 के बाद के लिए। तो इस तरह का चीज़ें, इस तरह का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओके, तो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे लेथार्जी दिखाते हैं कि करेक्टिव स्टेप्स लेने, उन्हें पता लगता है कि ये प्रॉब्लम है, बट फिर भी उसको वो देखते रहते हैं कि उन्हें लगता है कि अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं कि पुराना रोग जितना हो जाएगा उतना ही डिफिकल्ट होगा उसको सही करना, और फिर एक स्टेज पे जाके वो जैसे बोलते हैं असाध्य हो गया कि वो सही हो ही नहीं सकता। तो सेम चीज़ यहाँ पे प्रिपरेशन के अंदर है। अगर आपको कुछ भी चीज़ लगता है कि ये गड़बड़ चल रहा है तो यू शुड टेक करेक्टिव मेजर्स, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आगे जाके उसको सुधारना ही ना जा सके। वेटिंग फॉर मिरेकल, जैसे मैंने बोला कि बैठ के वो देखते थे शायद अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो अपने आप ठीक नहीं होंगी। आपके ही सेम कैलिबर के बच्चे पूरे 12 घंटे कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, अगर आपको कॉम्पीट करना है तो यू हैव टू टेक करेक्टिव स्टेप्स और अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। विल टेक ड्रॉप फॉर प्रिपरेशन, जैसा मैंने बोला बहुत सारे बच्चों को या पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ड्रॉप करने में देखना, तो वो जानबूझ के अपने आप को उस सिचुएशन में डालना है जो इससे भी 10 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। वहाँ पे तुम्हें पहला चीज़ तो ये फील होगा कि जो 2 साल या अब तो 1 साल बचा है कि उसका जो सिलेबस है वो हमें 6 महीने में करना है, पहला चीज़ ये। दूसरा फिर लगेगा कि 11th और 12th में तो हमने, जैसे बोर्ड का सिलेबस तो बहुत हल्का फुल्का होता है, बच्चे 1-2 महीने करके कर देते हैं, कि पहले तो हम खाली बैठे थे और अभी हमें 12 घंटे पढ़ने पे भी चीज़ें कवर नहीं हो पा रहा है। फिर एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी उसमें हमें लगेगा ये तो लास्ट चांस है, ये गया तो गया, फिर IIT JEE में हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कत आएंगी विच यू आर नॉट एबल टू विजुअलाइज अभी। तो वन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। अगर वो ड्रॉप ईयर के ऊपर बैठे तो बिल्कुल नहीं, मतलब तुम तो सीधा सा सोच, सेम कैलिबर का बच्चा अभी तैयारी कर रहा है, फिर वो तुम्हारे साथ ड्रॉप ईयर में भी अगर तैयारी करेगा तो उसका चांस तुमसे कई गुना ज़्यादा बेटर होगा डेफिनेट। फर्स्ट लेट मी डू 12th पोर्शन। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है कि विदाउट बेस के हम हवा में बिल्डिंग थोड़ा खड़ी कर सकते हैं। तो 11th जो है वो काफ़ी, 11th के जो चैप्टर है वो बेस तैयार करते हैं और उसके ऊपर 12th की बिल्डिंग रखी जा सकती है। तो विदाउट 11th 12th हो नहीं सकता, वो टाइम पास करना हो गया, 12th भी घूम फिर के 0 आ जाएगा। फ्रीक्वेंटली चेंजिंग स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने कुछ लोग बच्चे जो है फ्रॉग जंप मारते रहते हैं लगातार कि अब इस पे काम कर लिया, 15 दिन बाद उस पे काम कर लिया। तो हमें, ये हमारा कैरियर है, इसके ऊपर अगले 30-40 साल का हमारा पूरा प्रोफेशनल कैरियर डिपेंड करता है। काफ़ी कुछ की जो हमारी रैंक आएगी अभी, जो हमें IIT मिलेगी, जो हमें स्ट्रीम मिलेगा उसके ऊपर, तो वी शुड बी सीरियस अबाउट इट। ये ठीक है, हमें हवा में नहीं रहना चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि जब मेरे को रियलाइज़ हो तो हमारे हाथ से अटेम्प्ट ही खत्म हो जाए कि हम कुछ कर ही नहीं सकते उसके बाद। तो इसीलिए अभी जो भी हम सोच रहे हैं, सोचने समझने और प्लानिंग में आराम से 2-4 दिन लो, बट उसके बाद एक बार जब मेरे को जच जाए ना कि यही चीज़ फॉलो करनी चाहिए, देन आंख बंद करके उसी को फॉलो करो पूरे लास्ट तक, रादर देन कि हम हर 15 दिन में स्ट्रैटेजी चेंज करते रहें या और कोई शॉर्टकट ढूंढते रहें।
निगलेक्टिंग रिवीजन इज अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि अगर मान लिया वो कोर्स करते ही चले गए तो बिल्कुल लास्ट में जाके उन्हें लास्ट के 10% सिलेबस याद होगा, बाकी कुछ याद ही नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि लास्ट में सारा कुछ पढ़ लेंगे तो सारा कुछ एक साथ याद हो जाएगा। हमें कई साइकिल लगानी पड़ती है रिवीजन की। तो क्यूमुलेटिव रिवीजन हमारा हर महीने होते रहना चाहिए। तो जैसे थर्ड मंथ में तीसरी साइकिल होगी तो उसमें जो फर्स्ट मंथ वाला सिलेबस है वो हमारा 3 बार रिवाइज हो गया होगा। तो दिस स्ट्रैटेजी वी शुड अडॉप्ट कि रिवीजन की वजह से कि भले ही हमारे लास्ट के 2 चैप्टर छूट जाएं, मान लिया फॉर एग्जांपल, वैसे तो नहीं छूटने चाहिए बट अगर छूट जाए तो वो चलेगा, बट रिवीजन ही इज मोर इंपॉर्टेंट। कम से कम जो हमने चीज़ें कर ली हैं वो कंसोलिडेटेड तो होना चाहिए, वो मार्क्स में तो कन्वर्ट होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं। फिर निगलेक्टिंग प्रैक्टिस, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे बच्चे वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि 10 में से एक ही क्वेश्चन हुआ, 2 ही क्वेश्चन हुआ, तो डीमोरलाइज होकर प्रैक्टिस छोड़ते हैं, बस वो लेक्चर देखते चले जाते हैं। दिस इज नॉट गुड थिंग। शुरू में अगर कम क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप मेहनत करो लगातार, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा वो। 10 से एक दिन ऐसा भी होगा 6-7 क्वेश्चन होंगे आपसे, 8 क्वेश्चन होंगे। जेई के अंदर इतना क्वेश्चन होंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटेज है ये तो क्वेश्चन का। बट ऐसा नहीं कि हम प्रैक्टिस छोड़ दें। बहुत से बच्चे कहते हैं पहले मैं सिलेबस खत्म कर लेता हूँ पूरा, फिर प्रैक्टिस बिल्कुल लास्ट में करेंगे, सुसाइडल स्टेप है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है निगलेक्टिंग प्रैक्टिस टेस्ट। तो जैसे मैंने कहा टेस्ट इज ए फीडबैक मैकेनिज्म जो आपको फीडबैक देता है कि कहाँ पे कमी रह गई है, कहाँ आपको चीज़ें करेक्ट करनी है। फिर बहुत सारी चीज़ ऐसी है कि पेपर में प्रेशर के अंदर हम बहुत तरह की गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ अगर हम यहीं प्रैक्टिस टेस्ट में करके आइडेंटिफाई करके उनको हटा दें तो एक्चुअल टेस्ट में हमें कम पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। मतलब एक्चुअल टेस्ट में डेफिनेटली फिर भी गलती होगी बट वो कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि हम 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करें और 30 मार्क्स हमारे उसमें गलतियों में चले जाएं, ये ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसी से हम बार बार अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे लाते हैं, लूप होल्स प्लग करते हैं, लूप होल आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब यहीं का काम। रिलाइंग ऑन शॉर्टकट, जैसा मैंने बोला कि शॉर्टकट केवल मन बहलाने का एक तरीका है, और बहुत सारे बच्चे जैसे आई विल से के जिनकी रैंक 3-4 लाख के ऑनवर्ड्स है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये ठीक है, वो इसी तरह के शॉर्टकट पे ध्यान रखते हैं। उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो बिल्कुल जीरो होता है, 2-4 मिनट से ज़्यादा वो कहीं टिक के पढ़ नहीं पाते। वो बस पूरे साल यही कि वन शॉट देख लेंगे, ये देख लेंगे, ऐसे शॉट कर लेंगे, ये लेक्चर कर लेंगे, ये सब्जेक्ट छोड़ देंगे, पूरे साल इस तरह की बात करते रहेंगे। और ऐसे बच्चे हजारों में नहीं लाखों में होते हैं। तो IIT जेईई के अंदर देखो तो लाखों बच्चों के मार्क्स 0-0-0 करके आते हैं। तो वो यही वाला लॉट है, ये यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। सीकिंग परफेक्शन इन द चैप्टर एंड बैकलॉग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई चैप्टर हमने पढ़ना चालू किया, ठीक है, अच्छी बात है, हमने फुल फोकस से पढ़ा, बट हमें मूव ऑन करना आना चाहिए। अगर मान लिया किसी भी चैप्टर में ऐसा हो सकता है कि 10% पोर्शन समझने में बहुत दिक्कत हो रही है तो उसको छोड़ के आगे बढ़े। आगे जब वो टेस्ट में आएगा, ये कई तरह के टेस्ट में आएगा, रिवीजन में आएगा, हो सकता है कि वो क्लैरिफाई हो जाए आगे चल के। कुछ बच्चों को परफेक्शन की लत लग जाती है, ये ठीक है, विच इज अप टू सम एक्सटेंट इज गुड, बट उसको ओवर नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि परफेक्शन की वजह से हम पहले महीने में एक चैप्टर पीछे हो जाएं तो फिर आगे जाते हैं तो बहुत चैप्टर पीछे हो जाएंगे। तो हमें, और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ के हम पीछे पड़े होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बहुत कम आते हैं, ये ठीक है, क्योंकि वो डिफिकल्ट चीज़ होगी। और अगर डिफिकल्ट चीज़ है और मान लिया जैसे पेपर है वो ग्रेडेड पेपर आता है, जो एक्चुअल पेपर आता है जेईई का, उसमें ईजी मॉडरेट टफ क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई बच्चा टफ क्वेश्चन ना भी करे, मॉडरेट आधे भी कर दे तो भी उसका 99 परसेंटाइल आराम से आता है। तो वी शुड बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। ये हमें समझ में आना चाहिए कि जो भी हमने नोट्स बनाए कि इन नोट्स के बीच में मेरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, चाहे उसमें हमें 10% जो किसी भी चैप्टर का पोर्शन है वो छोड़ना पड़े, वो चलता है। परफेक्शन के लिए जाने में ऑफ कोर्स आप टाइम ज़्यादा दोगे तो चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी, बट टाइम इज ऑल्सो ए कंस्ट्रेंट कि हम इतना ही टाइम देना अफोर्ड कर सकते हैं। तो दैट वन शुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ कि बैकलॉग वाली साइकिल स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। एक बार वो साइकिल चालू होगी तो प्रिपरेशन डीरेल हो जाएगी। नेक्स्ट इज प्रखर इंटीग्रेटेड में बच्चा अपना जबरदस्त बूस्ट कैसे दे सकता है, किस किस वजह से। तो यहाँ पे यू विल बी गेटिंग बेसिक टू एडवांस डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर। जैसे मैंने डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर का फायदा ये होता है कि आप जो खुद प्रैक्टिस करके 10 घंटे में समझोगे वो यहाँ पे 1 घंटे में समझा दिया गया होगा। तो जो नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं वो काफ़ी एग्जॉस्टिव इसलिए होते हैं, ठीक है। ग्रेडेड एग्जॉस्टिव मटेरियल विद टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन, जो आपको मटेरियल दिया जाएगा वो प्रॉपर्ली ग्रेडेड आएगा कि पहले आपको एक्सरसाइज 1 खत्म करनी है, जब वो खत्म हो जाए तभी 2 पे जाना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका अवेलेबल टाइम क्या है। तो उसमें कभी मेरे को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं एक्सरसाइज 2 करूं या नहीं करूं। अगर टाइम अवेलेबल बिल्कुल करो, अगर दूसरा चैप्टर चालू हो गया है और नहीं कर पाए तो छोड़ दो, अभी के लिए मेंस 1 के बाद में कर लेना,
सिलेबस खत्म होने के बाद में कर लेना, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। DPPs फॉर रिवीजन यू विल बी गेटिंग ऑफ कोर्स ईच एंड एवरी टूल जो भी प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, प्लस कस्टमाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब किसी भी एक बैच में अगर हम बैठे हैं तो उसमें तो वो वाली चीज़ें चल रही होंगी जो सारे बैच के लिए जरूरी है। यहाँ पे क्या है कि ठीक है एक एकेडमिक इनपुट हो गया, बट जो इतने सारे वेरिएशन है कि 3 सब्जेक्ट हो गए, हर सब्जेक्ट के अंदर 25 चैप्टर हो गए, सब में हमारी प्रोफिशिएंसी एक जैसी तो नहीं होती। कुछ बच्चों को किसी पर्टिकुलर चैप्टर से, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से बहुत साइकोलॉजिकल फियर हो जाता है, तो डेफिनेटली वी विल ट्राई कि उसको बेस्ट लेवल तक ले जाया जाए। बट अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा है तो वी विल ऑल्सो गिव यू ऑल्टरनेट सोल्यूशंस कि आप इसकी बजाय इससे कर लो, इसकी बजाय इससे कर लो, बिल्कुल छोड़ने की बजाय ये कर लो, ये वाले क्वेश्चंस पहले कर लो। तो इस तरह का जो कस्टमाइजेशन है, हजारों तरह के, लाखों तरह के कस्टमाइजेशन हम हर बच्चे को दे सकते हैं उसकी नीड के हिसाब से। तो दैट वी विल बी एबल टू डू। डाउट के लिए लाइव जूम क्लास डेली आपको मिलेगा जहां पे आप फेस टू फेस डाउट पूछ सकते हो, और 24/7 ऑफ कोर्स टेलीग्राम पे आप पिक्चर के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर रेलेवेंट टेस्ट विद कंप्लीट एनालिसिस, आपको ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे जो फैकल्टी टीम है उनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, क्योंकि टेस्ट और जो मटेरियल है ये इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए होती है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऐसे ही उन्होंने टेलीग्राम से मान लिया फ्री मटेरियल डाउनलोड कर लिया, उसको करना चालू कर दिया, अगर वो मटेरियल रफ है तो आपकी प्रिपरेशन को खराब कर सकता है। ये ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल का पर्पस बहुत अलग अलग तरह का होता है। ये ठीक, कुछ कुछ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जो छोटे शहरों में होते हैं वहाँ पे एक बैच के अंदर यूजली ऐसे बच्चे होते हैं कि जो हाईली मोटिवेटेड नहीं है, तो उन बच्चों को खुश रखने के लिए बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड मटेरियल दिया जाता है। तो जो बच्चा उस बैच में सीरियसली होगा, सीरियसली पढ़ रहा होगा, उसको मटेरियल करके लगता है कि मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है, क्योंकि उसको जेई के लेवल तक टच ही नहीं कराया। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो वो तो लास्ट में जब वो एक्चुअल पेपर देता है, ये ठीक है, या फिर अगर उसने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, रेस्पेक्टेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, वहाँ पे पेपर दिया, वहाँ उसके मार्क नहीं है, तब उसे समझ में आता है कि पूरे साल उसके साथ धोखा हुआ है। दूसरी एक्सट्रीम पे भी जाते हैं लोग कि ये बताने के लिए कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, बहुत टफ पेपर दे दिया। अब बच्चे ने वो किया, एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसने मान लिया 50 क्वेश्चन थे, उसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ या 2 क्वेश्चन, उसे लगता है मेरी प्रिपरेशन तो बेकार है। जबकि वो 40-50 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि आधे क्वेश्चन इररेलेवेंट हो, जो रेलेवेंट ही नहीं जेई की, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं बिल्कुल टफ की कैटेगरी को उठा के डाल दिए। तो इसलिए फ्री का जो मटेरियल है वो फ्री नहीं होता, दैट कैन कॉस्ट योर सिलेक्शन और योर रैंक, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो मटेरियल डिजाइन मिलेगा, जो टेस्ट डिजाइनिंग मिलेगा, दैट इज डन बाय डिकेड्स के एक्सपीरियंस वाले टीचर्स। तो उसमें हेल एंड हेवन का डिफरेंस आता है कि एक बच्चे के पास कुछ भी अगर उसको टेस्ट किया जा रहा है, क्वेश्चन दिया जा रहा है, वो टेंटलाइजिंग डिस्टेंस पे होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा ईजी होना चाहिए, उसको कुछ सीखने को मिलेगा ही नहीं, और इतना भी दूर नहीं होना चाहिए कि वो एफर्ट मारना ही छोड़ दे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्लोली बच्चे को ग्रेजुअली लेवल कैसे उठाया जाता है कि उसको पता नहीं लगता है कि कब वो बिल्कुल नोवाइस से बिल्कुल प्रो की कैटेगरी में पहुंच गया है। फिर जो आपका मटेरियल है स्क्रीन टाइम कट करने के लिए, उसकी एक फिजिकल कॉपी आपको भेजी जाती है। बोर्ड लेक्चर, रिवीजन कोर्स फॉर मेंस, रिवीजन कोर्स फॉर एडवांस, कैट्स, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधी सीधी सी बात है कि आपको जो चीज़ दिया गया है उस पर आप ध्यान दें। फिर फास्ट लेन लेक्चर्स हो गए और मेंस ओनली लेक्चर्स हो गए, ये अलग से पूरे सेपरेट कोर्सेज भी है हमारे पास, जो इसके अंदर सारा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री है। अब फास्ट कोर्स लेन लेक्चर का मतलब ये हो गया कि कोई बच्चा बोले कि मैंने अभी तक 30% सिलेबस किया है, जिसमें से 20% मेरा बहुत सॉलिड है, मेरे को अच्छी तरह समझ में आया था, बट अभी धुंधला है, तो उसको हम बोलेंगे कि आप फास्ट लेन के लेक्चर देख लो, टाइम बचेगा, आधा टाइम लगेगा जस्ट, और पूरा आपका ढंग से रिवाइज हो जाएगा। या फिर मैंने बोला कि कोई चैप्टर फोबिया वाला है, किसी को बोलता है कि कोई बच्चा बोलता है कि मैं पीएनसी कर ही नहीं सकता, तो हम बोलेंगे पीएनसी में बहुत ईजी क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, माना चैप्टर टफ है बट बहुत ईजी क्वेश्चन भी आता है, फॉर्मूला बेस्ड आता है, तो उसको हम ये जो मेंस वाले लेक्चर हैं हम ये देख लो। इसमें इस तरह के जो कस्टमाइजेशन है चैप्टर लेवल पे, सब्जेक्ट लेवल पे, वो आपको यहां पे करने के लिए मिल जाएगा। फिर टाइम टू टाइम लाइव इंटरेक्शन क्लासेस होता है, जैसे मैंने बोला कि हर बच्चे की नीड अलग हो सकती है, साइकोलॉजिकल लेवल अलग हो सकता है, अलग तरह की एकेडमिक और नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लाइव इंटरेक्शन रखते हैं एवरी वीक, जहाँ पे वो फेस टू फेस अपनी जो प्रॉब्लम स्ट्रेटजीज है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज है, उसके बारे में डिस्कशन कर सकता है सीनियर फैकल्टी के साथ। यू विल गेट टोटल सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको किसी भी तरह का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला कि ईच एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे कौन कौन से टेस्ट आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी जो ऑथेंटिक है आपको टाइम टू टाइम दी जाती है, कि आपका तो काम केवल यहाँ पे पढ़ना हो गया।
जैसे बोलते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि आपको घंटों नेट पे बैठ के आपको कुछ चीज़ सर्च करनी पड़ रही है और फिर ऐसा होता है कि सर्च करने में आपके 5 रिजल्ट आए तो एक एक चीज़ आपने देखा, आपको समझ में नहीं आया कि सही है गलत है, फिर दूसरा देखा। इसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा अनप्रोडक्टिव टाइम जाता है। ये ठीक है, अनप्रोडक्टिव टाइम उसका इसकी वजह से वेस्ट होता है। तो दिस इज टेकन केयर बाई अस। ठीक, कंपटीशन की जैसा सब मैंने बोला कि फैकल्टी टीम है जिसको हर तरह के बैच पढ़ाने का डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, टॉप 10 से लेके टॉप 10 लाख तक के बच्चों का, एंड दे अंडरस्टैंड मेंटालिटी और कैसे बच्चों को गाइड करना है। वो ऑथेंटिक रिजल्ट्स हैं। ऑफ कोर्स वी आर द फर्स्ट वन कि जब भी रिजल्ट आता है विद नेम विद बैच सब पब्लिश करते हैं। कंपटीशन मीन्स ओनली पढ़ाई, मतलब वी आर नॉट, वी डू अंडरस्टैंड कि ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल टू द स्टूडेंट बाद में। ठीक है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे किसी तरह का हंसना खेलना हो गया। बट ये वाला जो टाइम है, जो कैरियर बिल्डिंग का टाइम है, ये उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। तो एज ए टीचर इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको बच्चे को समझाएं कि अगर तेरा अटेंशन स्पैन कम है तो ये तेरे अंदर दिक्कत है। ये ठीक है, दिस इज नॉट चलता वाला एटीट्यूड कि नहीं कोई बात नहीं हो जाएगा। आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। आपको सारा जो सोशल मीडिया है वो बिल्कुल कट करना पड़ेगा, 0% पे लाना पड़ेगा, 10% भी नहीं चलेगा। क्योंकि मान लिया आपने कोई कुछ भी किसी भी तरह का रील्स देखा, उनके पीछे एल्गोरिदम ही ऐसा होता है, वो एडिक्टिव इसीलिए बनाया जाता है कि बच्चा लगातार देखता रहे। ठीक है, अगर मान लिया मैंने डेली लिमिट भी कर लिया कि मैं आधे घंटे देखूंगा बस, बट जो उसका नॉइज आपके दिमाग में पढ़ते समय जो चलेगा ना, वो आपका कॉन्सेंट्रेशन लैप्स कर देगा। ये ठीक है, फिर आप बोलोगे मेरे को समझ में नहीं आता है आधे घंटे के बाद। तो उसका प्रॉब्लम यह है कि आप उस चीज को बिल्कुल 100% कट करो। तो हम वो बात बोलेंगे जो आपके लिए हित करे, ये ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन इंश्योर होगा। हम वो बात नहीं बोलेंगे कि आपको टेम्परेरी खुशी जिससे मिले। ये ठीक है, बहुत सारे कामचोर बच्चे यही सुनना चाहते हैं कि मैं नहीं पढ़ूं तो भी काम चल जाएगा। ऐसा कोई मेरे को बता दे तो वो वैलिडेशन चाहते हैं अपनी, जिसे को बोलते हैं ना कि नहीं पढ़ने को, नॉन सीरियसनेस को। वी विल नॉट डू इट, वी डोंट वांट टू बी पॉपुलर, वी वांट टू बी इफेक्टिव। कि 5 साल बाद जब हर बच्चे को रियलाइज हो जाएगा, चाहे वो सीरियस हो नॉन सीरियस हो, कि उसने उस दौरान क्या पाया और क्या खोया, तो एट दैट टाइम ही शुड बी रिमेंबरिंग अस एंड वी शुड बी इन गुड बुक्स ऑफ हिम कि जो सर लोगों ने बोला था वो बिल्कुल सही था उस टाइम पे, बट मैं ही मक्कार था। ये मैंने ये गलतियां किया। मैं भी उन टीचरों के पीछे गया जो ओपी ओपी करके और ओजी ओजी करके जो उल्टी सीधी शायरी सुनाते थे, हमारा टाइम वेस्ट करते थे। उस टाइम पे आपको ये समझ में आएगा। जिन लोगों को अभी समझ में आएगा डेफिनेटली दे विल बी बेटर ऑफ। फिर डिसिप्लिन स्टडी, कोर्स कंप्लीशन, टेस्ट, रिवीजन, डाउट क्लास। बहुत सारी जगह पे ऑफलाइन क्लासेस में ये देखा गया कि शुरू का कोर्स बहुत धीमे चलता है, फिर अचानक बहुत फास्ट दौड़ाया जाता है, कोर्स कंप्लीशन नहीं होता है। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में, इवन कोटा जैसे इंस्टीट्यूट में आई हैव सीन कि 90% ऑफ द टाइम कोर्स वहाँ पे टाइम पे कंप्लीट ही नहीं किया जाता, मेंस वन तक कंप्लीट ही नहीं होता। ये ठीक है, स्पेशली 13th वालों का। और बहुत सारे जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट हैं, इवन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनके भी जो बाकी लोकेशंस पे सेंटर्स है। ऑफ कोर्स आपको अगर कई सेंटर्स पे पढ़ाया जाता है तो हर जगह फैकल्टी आप अच्छे लेवल का नहीं भेज सकते हो। दिस ऑल इकोनॉमिक्स, तो उसमें हर तरह की बात होती है फैकल्टी का। मैंने ये भी देखा पूरे सेंटर से फैकल्टीज गायब हो गई, एक सब्जेक्ट 2-2 महीने तक क्लास नहीं हुआ। ऐसा हर तरह का प्रॉब्लम एवरी ईयर, एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया से हमारे पास इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग इज प्लान। हमारी ये छठी साइकिल है। वी हैव परफेक्टेड ईच एंड एवरीथिंग। एवरी साइकिल में हम इसको बेटर करते चला रहे हैं हर बच्चे की नीड के हिसाब से। फिर ग्रेडेड मटेरियल, जैसा मैंने बोला कि मटेरियल में बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा टाइम किलर होता है बच्चों के लिए जो बुक से पढ़ते हैं ना। यहाँ पे आपको बेटर मटेरियल मिलेगा। कस्टमाइजेबल स्टडी फॉर पर्सनलाइजेशन, दिस आई हैव ऑलरेडी सेड। डायनामिक रिस्पॉन्स टू अनसर्टेन सिचुएशन का मतलब ये है कि मेंस ने जैसे सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया, हमने अगले दिन ही उसको इंप्लीमेंट कर दिया। बच्चों को बता दिया कि ये लेक्चर एक्स्ट्रा सिलेबस हैं, ये लेक्चर जो है वो केवल एडवांस के लिए देखना है। अगर आपके पास टाइम अवेलेबल आप देखो, वरना इसको अभी के लिए छोड़ सकते हैं। वन स्टॉप सोल्यूशन का मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि टेस्ट सीरीज के लिए आपको और कहीं जाना पड़ रहा है, रिवीजन के लिए और कहीं जाना पड़ रहा है, और जिसे बोलते हैं ना कि PYQ के लिए और कहीं जाना पड़ रहा है। ईच एंड एवरीथिंग, द इंटायर इकोसिस्टम वी हैव डिजाइन। पिछले 6 साल में हमने सारी चीज़ें बेटर करते ही चले जा रहे हैं। और कई तरह के हमारे पास ऐसे, मतलब ऑफलाइन वाले तो उसके वो सपने में भी नहीं सोच सकते हम किस लेवल का कस्टमाइजेशन बच्चे के हिसाब से दे सकते हैं कि जो बच्चे को नीडेड है। कंप्लीट ऑथेंटिक गाइडेंस, जैसा हमने बोला कि टीचर्स को डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, दे नो। आप जब अपनी प्रॉब्लम बता रहे हो, आपकी टोन से समझ में आएगी आगे क्या बोलने वाले हो। 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है।
स्ट्रेस ओवर एफिशिएंसी देन पॉपुलैरिटी, जैसा मैंने बोला कि इफेक्टिविटी ओवर पॉपुलैरिटी, कि वी वांट कि अगर एक स्टूडेंट हमें 4 साल 5 साल बाद भी याद करे तो वो हमें समझ में आए कि सही, उसे ये समझाना चाहिए कि उसको जो गाइड किया गया था वो परफेक्टली और ओरिजिनल गाइड किया गया था, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं, कि कोर्स बेचने के लिए नहीं, कि बच्चे को गलत राह बता दिया, या उसको बच्चे को जैसे बोलते हैं ना कि फील गुड कराने के लिए ऊपर ऊपर से ऐसी चीज़ें बोल दी जो उसके करियर के लिए बहुत घातक है। हम ब्लंटली आपको बताएंगे कि सीधा सीधा कि भाई अगर ये करोगे ये होगा, ये ठीक है, अगर ये दिक्कत है तो यू हैव टू सॉल्व इट, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। अदर सपोर्ट इन बिटसेट, बोर्ड्स, WB, JEE, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, यूजुअल जो बड़े बड़े टेस्ट हैं, तो कुछ बच्चे उनको भी देते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के प्रैक्टिस पेपर हम खूब कराते हैं यहाँ पे इन हाउस ही, ताकि बच्चे का कहीं भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि उस दौरान एडवांस की तैयारी भी बच्चा कर रहा होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हम ये देखते हैं कि बच्चे का अगर टाइम बच सकता है, अगर उसका 1 घंटा ही बच सकता है, तो वी आर रेडी टू इन्वेस्ट 100 ऑफ आवर्स फ्रॉम आवर साइड, क्योंकि फिर वो सभी बच्चों के लिए 1 घंटा बचेगा, तो वो थाउजेंड्स ऑफ आवर्स बचेगा हमारे लिए। तो ठीक है। सोशल एंगल का मतलब ये है कि वी वर द फर्स्ट वन इन इंडिया जिन्होंने PCM के अंदर फुल कोर्स हमने अपने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, और ऐप के भी ऊपर जैसे हमने बोला कि पारस एंड पारस प्लस, पारस प्लस का मतलब ये है कि जो हमारे पेड लेक्चर्स थे पहले, वो हमने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है। तो वी वांट कि अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, किसी भी रीज़न से वो नहीं फीस दे सकता, तो ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, अगर उसके अंदर जील है, पढ़ने का डिसिप्लिन है, तो जो भी जैसे बोलते हैं फर्स्ट बैच में कोटा में जो भी सो कॉल्ड फेमस इंस्टीट्यूट में जो चीज़ पढ़ाया जाता होगा, जो भी एकेडमिक इनपुट दिया जाता होगा, उससे बेटर इनपुट यू विल गेट यहाँ पे। बेटर इसलिए क्योंकि ऑनलाइन है तो वी कैन डिलीवर बोर, ऑफलाइन के अपने कंस्ट्रेंट होते हैं कि ऑनलाइन में अगर 100 डिलीवर किया जाता है तो ऑफलाइन में नंबर ऑफ क्लासेस की अवेलेबिलिटी के हिसाब से बच्चे आने जाने में टाइम वेस्ट होता है, उसके हिसाब से 70-80% ही डिलीवर होता है। तो इसलिए आई एम सेइंग हम वी डिलीवर बेटर देन दैट। तो आई थिंक किसी भी रीजन से आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं चल रही थी, तो दिस इज राइट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट एंड टेक ए रेजोल्यूशन के जो आगे का टाइम है वो फुल्ली यूटिलाइज करूंगा। किसी भी रीजन से अगर अभी तक सही नहीं हुआ है, अगर मैंने अपना प्रिपरेशन वॉचअप किया है, चाहे अपनी गलती से या और किसी गलती से, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट इट। आई विल करेक्ट इट। यू आर सपोज टू राइट डाउन इन दिस कमेंट ऑफ दिस वीडियो, और जब आप सक्सेसफुल हो जाओ तो वहाँ पे आके जरूर वापस ये लिखेंगे कि आई रोड दिस एंड दिस वॉज माई रिजल्ट एंड आई विल बिकम ओल्डर मी, हार्ड वर्किंग, फोकस्ड एंड कॉन्फिडेंस। ये हम इसलिए बोलेंगे कि 10वीं तक बच्चा हाईली मोटिवेटेड रहता है और बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ले आओ हम सॉल्व कर लेंगे, इस तरह का उसका एटीट्यूड रहता है। 11th में आके काफ़ी बच्चों को जब एक्सटर्नल, जैसे बोलते हैं सारी 10वीं के जो टॉपर्स है उनके बीच में जब कॉम्पिटिशन होता है तो काफ़ी बच्चों को सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका हिल जाता है। इवन इफ दे हैव द कैलिबर, अगर वो टाइम स्पेंड करें तो वो भी अच्छा कर सकते हैं, बट वो जो 10th वाला फाइटर एटीट्यूड है वो मिस हो जाता है, वो डरने लगता है। तो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो प्रॉब्लम है इसको आई विल टेक हेड ऑन एंड आई विल सॉल्व इट, आई विल गेट सेलेक्टेड, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड, I will invest this year in my studies only, no social media and time wasted. This is the most important thing. The moment you will start compromising with it, कि चलो कि डेली मैं 1 ही घंटे बैठूंगा सोशल मीडिया पे, बस आपका डाउनफॉल चालू हो गया। दिस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड इन JEE 2027 कम वॉट में। मतलब प्रॉब्लम आएंगी, अभी भी आएंगी, अगर हम फुल्ली मोटिवेटेड है तो भी प्रिपरेशन बिल्कुल स्मूथ नहीं रहेगी, बट अगर प्रॉब्लम आएगी तो उसको हम सॉल्व भी करेंगे, एफर्ट डालेंगे, बट आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड ऑफ माई सेल्फ, जैसा यूजली 10th तक वो रहे होंगे। अभी भी आई विल मेक माई बेस्ट एफर्ट टू मेक देम प्राउड। दिस यू शुड प्रॉमिस विद योर सेल्फ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अपने लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, तो दिस विल बी गुड मोटिवेशन। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। किसी भी तरह का अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में डालिए। आवर टीम विल ट्राई टू आंसर दिस। ऑल द वेरी बेस्ट।